मैं तो कहूँगा आज के महाराष्ट्र के राजनीति में अर्बन मैनेजमेंट और अर्बन इश्यूज का कोई चैंपियन है तो देवेंद्र फडणवीस है। मैंने कहा इस अवार्ड को नाम आपका नाम देना चाहते हैं, आशा रेडियो अवार्ड। ओनली 30 सेकेंड्स में किले के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले अब वर्ल्ड हेरिटेज बन चुका है। हमारे डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों को लगा कि भैया ये आज तक नहीं हुआ, कैसे हो सकता है और इसको कैसे कानून में फिट बिठाए, तो भाई उनको पता नहीं था कि ये कानून जानने वाला वकील मंत्री है। मैं तो सबसे पहले निवेदन करूंगा हर वोटर को कि वोट करिए और वोट अपना कर्तव्य मानकर चलिए। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके का धारावी का रिडेवलपमेंट हो रहा है, ये दुनिया के लिए अर्बन रिन्यूअल का सबसे बड़ा मॉडल होगा। मैं बहुत दुखी हूँ कि कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। एंड 98.3 मिर्ची पर अगर दिस इज अ कोइंसिडेंस के साल 2026 का शुभारंभ जीतूराज रेडियो को एक नया पैमाना देने वाले शख्स के साथ कर रहा है। जीतूराज के साथ आदरणीय आशीष शेलार साहब हैं। आशीष साहब नमस्कार। नमस्कार आदरणीय ने आशीष। ओके, ही इज गिविंग मी द लिबर्टी। पण माझ्या तोंडून आदरणीय निघणार आहे आशीष। सबसे पहला सवाल अगर मैं ये नहीं पूछूं आशीष आपको तो सारी रेडियो इंडस्ट्री गुस्सा हो जाएगी, तो आप बोलिए जीतूराज इजाजत है, पूछ लो। पूरी इजाजत है और पूरा आपके सामने हाथ खड़ा करके मैं खड़ा हूँ। मुझे रेडियो शुरू करके जीतूराज को आई कैन टेक द लिबर्टी, चूंकि मैं पहला आरजे हूँ एफएम इस संस्कृति का, तो उसको करीब 25 साल हो गए, 25-30 साल। आणि आप वो पहले शख्स हैं हिंदुस्तानी सरकार से जुड़े हुए, द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने ऑफिशियल अवार्ड्स फॉर एफएम अनाउंस किए। तो सबसे पहले तो आपको शत-शतवार प्रणाम है। धन्यवाद। नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू बैक। तो ये निर्णय कैसे आया, किसके दिमाग का बीच था, आपने कितनी ऑपोजिशन फेस करी? क्योंकि मैंने सुना ओटीटी और टेलीविजन के लिए भी ऐसे राज्य सरकार से प्रेरित कोई अवार्ड नहीं है, एफएम को आपने ये मान दे दिया और जीतूराज इसमें सबसे पहला फर्स्ट बेस्ट मेल आरजे का अवार्ड पाया है। थैंक यू टू यू। प्लीज बताएं व्हाट वेंट इनटू इट। पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने ये हासिल कर लिया है, हमने दिया नहीं है, जय हो। ये आपने हासिल किया है। और बहुत अच्छी बात लगी जब हम माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से बात कर रहे थे और हमने सोचा कि कल्चरल डिपार्टमेंट हम अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं जी। और हमारी धरोहर इतनी बड़ी है, उस धरोहर को जतन और संवर्धन, प्रमोशन भी करना है और प्रोटेक्ट भी करना है, ये दोनों हमारा मूल काम है। और उस काम को लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तब बात ये ध्यान में आई कि अरे 1900 के दशक में, अगर मैं गलत न हूँ तो 1920-22 या 29 को पहला AIR रेडियो निकला, द फर्स्ट, और वहाँ से हम जो आगे बढ़े तो वहाँ से एक कल्चरल यात्रा शुरू हुई है जी, एक सांस्कृतिक यात्रा भी शुरू हुई है। राइट। और बहुत सारे हमारे मराठी हो, ये गाने, हमारा गीत रामायण हो, बहुत सारे शायर, बहुत सारे कवि, बहुत सारे गीतकार, इनको पहला प्लेटफॉर्म जो है वो ऑल इंडिया रेडियो ने दिया, जो आगे चलकर आज एफएम रेडियो की तरफ भी बढ़ गया जी। इतने बड़े जर्नी को, इतनी बड़ी जर्नी है, उस पूरी जर्नी को कहीं ना कहीं हमने सलाम करना चाहिए और उसके लिए कहीं अपनी कृतज्ञता को भी दिखाना चाहिए। और इस विचार को लेकर जब हम बढ़े तो पहला तो अपोजिशन स्वाभाविक है, हमारे डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों को लगा कि भैया ये आज तक नहीं हुआ, कैसे हो सकता है और इसको कैसे कानून में फिट बिठाए, तो भाई उनको पता नहीं था कि ये कानून जानने वाला वकील मंत्री है। तो इसके लिए हमने उस बात को भी आगे लेकर गए, माननीय देवेंद्र जी का साथ रहा और पहला आशा रेडियो अवार्ड ये हम कर पाए और बहुत खुशी लगी कि हमने आप उसको हासिल कर पाए। और हमने कम्युनिटी रेडियोज़ को भी साथ में लिया जी। और कम्युनिटी रेडियोज़ को भी इस बार हमने अवार्ड दिया और अगली साल और बड़े पैमाने पर इसको करेंगे। बस रेडियो मिर्ची को चाहने वालों को भी निवेदन है कि हमारा साथ दे। ओ यस, हम सब आपके साथ हैं। एक सवाल जो फिल्म इंडस्ट्री को बहुत चाहते हैं, आपने संस्कृति के नाम ली, आशा भोसले, लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, ये वो फैमिली है जिसने कई कई भाषाओं को एक किया है, तो इस अवार्ड को आशा रेडियो पुरस्कार नाम देना चाहिए। ये लेकर जब आप आशा भोसले द लेजेंड से मिले होंगे, उनकी रिएक्शन क्या थी? भाई मैं उनसे बात करने गया, पहले बात तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो मुझे अपना भाई मानती है। मैं उनका एक छोटा भाई इस नाते बहुत काम करते रहता हूँ, मिलते भी रहता हूँ। लेकिन जब मैं इस बात को लेकर आशा जी के पास गया और मैंने कहा आशा ताई मेरे मन में एक बात है, तो उन्होंने कहा क्या, कि एक अवार्ड रेडियो के लिए हम शुरू करना चाहते। बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा ये तो होना ही चाहिए, मैंने भी मेरी करियर की शुरुआत ये कहीं ना कहीं रेडियो से मैंने की है और आगे उसको लेकर गई हूँ। तो मैंने कहा अभी आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले पूरा आशीर्वाद है। फिर मैंने बात पते की निकाली, मैंने कहा इस अवार्ड को नाम आपका नाम देना चाहते, आशा
रेडियो अवार्ड, तो भावुक हो गए आएगा। और उन्होंने कहा कि भाई ये आपने क्यों सोचा। तो मैंने कहा आज लेजेंड, लाइव लेजेंड, कि जिनको 19, 20, 30, 40 का भी म्यूज़िक लवर चाहते हैं, और रिमिक्स के साथ 2026 आज नया साल है, और तभी भी गाने बजे होंगे तो आशा जी के बजे होंगे रिमिक्स के। तो उन्होंने भावुकता से कहा कि तू मेरा भाई है और सरकार ये चाहती है तो मैं तैयार हूँ, और वो खुद भी आई। क्या बात है। एंड हाउ रेलेवेंट मुंबई। जब आदरणीय आशीष शेलार मेरे साथ हैं, तब इस साल का जो यानी 25 यानी 26 का जो राम सेतु बना हुआ एक गाना है, वो धुरंधर नाम की एक फिल्म का है, जो भी पुनः आशा भोसले के गाए हुए रीमिक्स पर आधारित है। तो आशा इज़ वेरी रेलेवेंट, कल थी, आज हैं, हमेशा रहेंगी। देश को हम लोग, कमिंग टू मुंबई, जीतूराज मुंबई की आवाज़ नाम का एक शो करता है, तो कभी कभार ये सवाल उठता है आशीष साहब, कि मुंबई को इस राष्ट्र की, भारत राष्ट्र के लिए नेतृत्व के तौर पर प्रेजेंट करना एज ए शहर, ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। एंड आप उस टीम में से हैं जो ये कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस को हैंडल करते हुए क्या जाता है? रातों की नींद तो बिगड़ती होगी। नहीं, देखो, रात को नींद आती ही नहीं बिगड़ने के लिए आनी पड़ेगी। और हम एक मिशन पर लगे पड़े हैं जी। मुंबई ये हमारी देश की आर्थिक राजधानी है, दुनिया का बड़ा शहर है जी। महाराष्ट्र की राजधानी तो है, और मराठी आदमी की आवाज़ है। तो उस मुंबई को सही मायने में दुनिया में नंबर 1 का शहर बनाना है, तो दुनिया को भी समझना पड़ेगा, दुनिया में चलने वाली हर गतिविधि को समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को समझना पड़ेगा, सिविक इश्यूज़ को जानना पड़ेगा, भारत देश की प्राथमिकताओं के साथ उसको आर्थिक रूप से कैसे बांध सकते हैं उस दिशा में चलना पड़ेगा, और महाराष्ट्र सरकार के मदद के साथ इसको नया रूप, जो मुंबई का रूप है, उसको और अच्छा कैसे करे उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए एक टीम, इस नाते हम काम करते हैं। देवेंद्र जी स्वयं नागपुर के मेयर रहे, कॉरपोरेटर रह चुके। मैं तो कहूँगा आज के महाराष्ट्र के राजनीति में अर्बन मैनेजमेंट और अर्बन इश्यूज़ का कोई चैंपियन है तो देवेंद्र फडणवीस है, और वो आज स्वयं यूडी मिनिस्टर रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर है। तो उसके कारण एक बड़ा रोड मैप हमने बनाया, और उस दिशा में सीएम थे, तब से काम शुरू भी किया। हम कल की बात नहीं कर रहे, आज की भी बात कर रहे हैं। और हमने देखा, आपने देखा होगा मेट्रो के रूट, एक्वा मेट्रो, सबर्बन रेलवे, अटल सेतु, कोस्टल रोड, 5 किलोमीटर का प्रोमेनाड बनाना, ये सब इश्यूज़ के साथ साथ सीसीटीवी भी पूरे शहर में लगाना, सिक्योरिटी भी हो, ये कामों को आगे लेकर अभी हम सिटी गवर्नेंस का एक नया मॉडल मुंबई का महाराष्ट्र को, देश को और दुनिया को दिखाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, और इसके लिए रातों की नींद हमने गवा दी है। लेट मी नॉट, बिकॉज रेडियो मिर्ची संपूर्ण हिंदुस्तान में, ब्रह्मांड में लोग सुनते हैं। कहीं हम मुंबई को फोकस करते करते ये तो नहीं ना भूल रहे कि हमारा महाराष्ट्र जो है वो गढ़ किलों की जागीर है। एंड ये भुलाएंगे तो हमारे महाराष्ट्र के लोग माफ़ नहीं करेंगे। तो ये नेतृत्व करते हुए उसके लिए भी कुछ कार्य हो रहा है हमारे गढ़ों, हमारे किलों, छत्रपति शिवराय की बातों के लिए। देखिए, मैं बहुत आनंदित हूँ और महाराष्ट्र बहुत खुश है, देश भी गौरव महसूस कर रहा है कि वर्ल्ड यूनेस्को पेरिस में, जिसका मुख्य कार्यालय है जी, वो दुनिया के ऐसी जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज, जिसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, अद्वितीय वैश्विक मूल्य जिस चीज़ों का है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, नॉमिनेट करती है। 2 साल से हमारी सरकार महाराष्ट्र के इस 12 गढ़ किलों को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया है, जिसमें से 11 तो महाराष्ट्र के हैं, एक तमिलनाडु में जिंजी, ये 12 किले, यानी संरक्षण व्यवस्था की पूरी कैसी रचना हो सकती है उस समय पर, उसका आदर्श नमूना है। और उस संरक्षण व्यवस्था के साथ साथ इसका आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल मूल्य भी है, और उस तरीके से गवर्नेंस का वो केंद्र भी बना था। तो ये पराक्रम भी दिखाता है, आर्किटेक्चरल वैल्यू भी दिखाता है, और गवर्नेंस के सेंटर को भी सबके सामने लाता है। ऐसे 12 गढ़ किलों का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उसको पुश किया, हम यूनेस्को लेके गए, और 2 साल की लड़ाई के बाद सभी पैरामीटर्स में, क्योंकि वहाँ दुनिया भर के हिस्टोरियन बैठते हैं, और उन सभी के पास ये अपनी केस जो मजबूती थी, उसको सभी दुनिया के देशों ने, 21 देशों के लोग थे भाई साहब, 21 देशों के लोगों ने मोहर लगा दी कि यह किलों पर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, छत्रपति शिवाजी महाराज के किले
अब वर्ल्ड हेरिटेज बन चुका है और उसको एक्सेप्ट करने का मौका, काम करने का मौका, सौभाग्य हमें मिला। क्या बात है। आई थिंक दिस इज द टाइम मेधा, हमारी टीम ने महाराष्ट्र के गढ़ किलों को प्रमोट करने के लिए कुछ गाने, कुछ स्टोरीज वगैरह, मेधा वो क्या है यहाँ अगर बताना हो। नो, आई थिंक यू शुड कम हियर प्लीज, यहाँ आइए एक सेकंड। अरे किसने किसने इसमें मेहनत की है वो प्लीज बताइए आशीष को। कम ऑन द माइक। हाँ सर, हमने ना इसके ऊपर एक 30 सेकेंड्स में, ओनली 30 सेकेंड्स में किले के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। कि हमने नॉर्मली, मतलब मैं महाराष्ट्र आई नो द पन्हाड़ा एंड ऑल थिंग, लेकिन उसके अंदर क्या है सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर, ताकि ये लोगों तक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि आजकल तो बहुत कम टाइम रहता है लोगों के पास सुनने का, तो 30 सेकेंड्स में किले के बारे में जानकारी दे। मैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रेडियो मिर्ची को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसी प्रकार से हमारा जो हेरिटेज है, वो मूल्य है, वो अगली पीढ़ी तक पहुँचाना, वो भी नए तरीके से, ये ज़रूरी है। और इसमें कोई एक आध कार्यक्रम हो या कोई प्रोजेक्ट हो तो सरकार रेडियो मिर्ची के साथ कर सकता है। 50% परमिशन मिल गई है। आपको नाम याद आएगा उनका, जिन जिन लोगों ने ये किया है प्रोजेक्ट? किसने किसने वो स्क्रिप्टिंग किसने की, म्यूजिक किसने की है? हमारी पूना की टीम है जो उन्होंने पूरा इसका स्क्रिप्टिंग। Cool. All the Pune team, all the singers, all the script writers, we are with you. And Ashish Saab is with us. Now, while I'm speaking of the youth, Ashish, जो आपण युवा पिढींबद्दल बोलतोय, आई डोंट हैव अ राइट कि ये बोलूं कि हमारे युवाओं को इतिहास में रुचि नहीं है, बट इंस्टाग्राम की दुनिया है एंड 3 सेकंड्स में हम लोग रील्स स्वाइप करते रहते हैं। ऐसे समय पर युवाओं तक इस इतिहास को पहुंचाने के लिए ना, आई वुड वांट यू टू शेयर विद अस, भवानी तलवार, आणी कोहिनूर, ये सारी चीज़ों के लिए जो आप परिश्रम कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुंचा है? हाउ विल वी रीच सारी यंग लोगों तक? मला सुरुवातीला हे सांगायचं आहे की युवा पिढी इतिहास पाहू इच्छिते, बघू इच्छिते, जाणू इच्छिते। Cool. और आप देखेंगे कि ऐसे ऐतिहासिक फिल्में छावा इतनी क्यों चली? Oh yes, क्योंकि हमारा यूथ वो चाहता है, देखना भी चाहता है। एक उदाहरण कर रहा हूँ, छावा और भी फिल्में होगी, मैं किसी एक प्रोड्यूसर या एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री ये प्रेरणा देता है जी, और आज की युवा की भी प्रेरणा वही है, लेकिन उसको अलग फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, आज की भाषा में लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल वे से लाना पड़ेगा। हम ला रहे हैं AR VR का उपयोग करके। भाई जो वहाँ पहुँच भी नहीं पाएगा वो वहाँ देख भी पाएगा, सुन भी पाएगा, और उसके साथ साथ उसके जो भी सब मूल्य है उसकी जानकारी भी ले पाएगा। उस तरीके से हम इस पूरी जानकारी को आगे लेके आ रहे हैं और उस तरीके का काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने बात की तलवार की, मैं यहाँ बता दूँ कि फिर एक बार हिंदुस्तान जीत गया, महाराष्ट्र जीत गया। लंदन के एक प्राइवेट संग्रहालय में, सौदेबीस कहते हैं उसको, वहाँ पर महाराष्ट्र के प्रथम रघुजी राजे भोसले, जो नागपुर का भोसले घराना है, उनकी हिस्टोरिकल तलवार जो ईस्ट इंडिया के साथ लड़ते समय और उसके पहले अटक से कटक, ये हिंदवी स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदेशानुसार ये प्रथम रघुजी राजे भोसले जी ने किया। उनकी तलवार स्वयं की यहाँ से चोरी करके ईस्ट इंडिया के लोग लेके गए थे। वो लंदन में सौदेबीस में लिलाव के लिए, ऑक्शन के लिए निकली थी। थ्रू मीडिएटर हमने वहाँ उसमें बोली लगाई और महाराष्ट्र सरकार ने अपने हक में ओनरशिप पे वो तलवार वापस भी हम लेके आए और आज ये महाराष्ट्र की देश की धरोहर बन चुके हैं। तो इस प्रकार का भी कार्य आगे बढ़ा रहे। आगे भी और प्रोग्राम है, लेकिन आप आगे बुलाएंगे तो उसको आगे भी बताएंगे। आई थिंक वी नीड टू क्लैप हियर। ये भवानी तलवार की बात से हम बहुत, इनफैक्ट जब मैं पहली बार ये टीवी पर देख रहा था, मराठी में कहते हैं रघुजी राजे भोसले जी की तलवार, राइट, रघुजी राजे, आमच्या शरीराचा काटा असा उभा राहिला, ऐसे मराठी में कहते हैं। बहुत अच्छा लगा था। पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। वाइल यू हैव ऑल्सो बीन, आप जब से पार्ट हैं हिंदुस्तान, महाराष्ट्र के, मुंबई के, सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। बट एक सवाल जो मेरे डिजिटल चाहने वालों की तरफ से आए, बिकॉज आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम की दुनिया है, तो एक आध दो सवाल मैं ऐसे पूछूंगा जो आपके चाहने वाले, आपको फॉलो करने वालों से आया है कि मुंबई में मनपा के चुनाव आने वाले हैं एंड कई मुंबई के इलाके अभी भी गड्ढों से भरे हुए हैं। तर मनपा के चुनाव, इफ आई एम गोइंग राइट, आई थिंक 15 तारीख को है, म्हणजे संक्रांति के एक दिन बाद, 14-15 दोनों संक्रांत होती है, बट संक्रांत 14 को भी मनाई जाती है। तो किस तरह से हमारे वोटर्स वोटिंग बूथ तक पहुंचेंगे, द फर्स्ट टाइम वोटर्स, द सीनियर सिटीजन्स, एंड ये वोटिंग किस तरह से कामयाब होने की गुंजाइश है अकॉर्डिंग टू यू? मैं तो सबसे पहले निवेदन करूंगा हर वोटर को कि वोट करिए, छुट्टी न मनाइए, वोट करके छुट्टी मनाइए और वोट अपना कर्तव्य मानकर चलिए। और इलेक्शन कमीशन भी वही चाहता है। और हमारा वोटर जो है, नागरिक जो है, सिटीजन जो है,
उसका पार्टिसिपेशन ही अपने को बड़ी अच्छी सुविधाएं निर्माण करने के लिए एक बल दे सकता है, एक ऊर्जा दे सकता है। और वो हमारा मुंबईकर करेगा। राज्य भर भी चुनाव है 29 जगह पर, वहाँ के लोग भी पुणे हो, नागपुर हो, नासिक हो, ठाणा हो, उल्लासनगर हो, कल्याण डोंबिवली, वहाँ के भी सुनने वाले अपना अपना वोट, अपना अधिकार करे। और रही बात गड्ढों की मुंबई के, ये बात सही है। आज मैं यहाँ पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, इसका पाप और दोष किसके पास है मुंबईकर जानते हैं। लेकिन हमने सीसी रोड का निर्माण, अगले 3 साल में मुंबई में एक भी रोड असफाल्ट का नहीं रहेगा, सब सीमेंट कॉन्क्रीटाइज के होंगे और सब यूटिलिटीज़ अंडरग्राउंड डक्ट में होगी। तो आपको रोड को खोदने की भी ज़रूरत न पड़े और उसके कारण पॉटहोल्स भी न निर्माण हो। और स्वाभाविक है बारिश का पानी भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन में बहुत आसानी से चला जाए। इस प्रकार के 3 साल में सभी रोड सीमेंट कंक्रीट के करने के कार्यक्रम की शुरुआत देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी ने कर दी है। ये बीएमसी के चुनाव में इन गड्ढों की वजह से अगर वोटर्स को बाधा हो तो एज समबड़ी जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हिस्सा हैं, उनको क्या कहेंगे? उन्होंने वोट देने के लिए, आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या कोई सुविधा होने की गुंजाइश है उनके लिए खास? देखिए, सुविधा इलेक्शन कमीशन कर रहा है और इलेक्शन कमीशन की सुविधाओं में और भी कुछ ज़रूरत होगी। जैसे हमने गत समय एक मुद्दा उठाया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बता दूं कि भाई अपने वोटर निकलता है, कोई भी नागरिक निकलता है, सिटीजन तो वोट करता है, वहाँ से अपने काम धंधे पे जाता है, कोई और जगह पे जाता है, तो साथ में घर से निकलता है तो मोबाइल लेकर ही निकलता है। यस, ज़रूरी नहीं हर किसी के पास अपनी व्हीकल हो, कोई मेट्रो चलता है, सबर्बन रेलवे में चलता है, कोई रिक्शा टैक्सी में चलता है। तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई मोबाइल अलाउड नहीं अंदर। ये बात तो सही भी है, लेकिन वोटिंग जाते समय मोबाइल रखे किधर, वो वापस घर रखे, घर जाके लेके आए, ये ना होना चाहिए। और इसके लिए हमने इसको मांग की और हमने कहा भाई वोटर जब आएगा और वो मोबाइल रखना चाहेगा तो पुलिस सिक्योरिटी में इलेक्शन कमीशन इसकी व्यवस्था करे, चाहिए तो उसको टोकन दे, कई जगह पर हम देखते हैं, और वो अपने मोबाइल को सेफ रख सकता है, अंदर वोट करके आ सकता है, अपना मोबाइल लेके फिर अपने बचे हुए काम में निकल सकता है। मैं उदाहरण इसके लिए दे रहा हूँ, इस प्रकार की सुविधाएं इलेक्शन कमीशन ने की है। और भी कुछ सुविधा इलेक्टोरल सिस्टम को करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। कहीं पर वोटिंग बूथ के यहाँ पर खड्डे है तो बीएमसी उसको भरे, इलेक्शन कमीशन उस पर ध्यान दे और जनता की सुविधा करे। ये कहना है कोर्ट के ये इस बार जब ये बीएमसी के इलेक्शन होंगे, बीएमसी ग्रेटर मुंबई, ठाणे मुंबई आणि नवी मुंबई कॉर्पोरेशन सर्वांचे इलेक्शन एकत्र होणार ना यावेळेला? 29 महानगरपालिका, 29 महानगरपालिका। तो उस इलेक्शन के समय हमारे फ़ोन, ये मैं ये खास पूछ रहा हूँ क्योंकि एज एन आरजे मैं वहाँ से लाइव कुछ करना चाहता हूँ तो मेरे को करने को नहीं मिलता, तो मैं मेरा फ़ोन पुलिस वालों को दूँ तो वो संभाल के रखेंगे? बिल्कुल, यही मांग करके हमने अप्रूव करके लिए। दिस इज वेरी बिग। इस साल मैं लाइव करूंगा। झोपड़पट्टी पुनर्विकास जो है, वी आर डूइंग समथिंग वेरी बिग फॉर धारावी। हम धारावी के पुनर्विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मेरी धारावी बदलेगी, हमारी मुंबई बढ़ेगी। बट समबड़ी जो सरकार का एक नुमाइंदा है वो जीतू राज के साथ बैठा है, तो ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बड़ा भावनात्मक सवाल है कि कितना कठिन, कितना मुश्किल होगा नॉट ओनली धारावी, संपूर्ण मुंबई में जो झोपड़ियों का पुनर्विकास है वो करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आशीष, आप एंड आपकी टीम? देखिए, हमारी सरकार तो इसमें बहुत कमिटेड है। अर्बन रिन्यूअल यही एक रास्ता है कि हमको अच्छा शहर बनाने की तरफ आगे बढ़ाने का जी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो मराठी मानुस मुंबई कर यहाँ पर रहता है वो अफोर्डेबल बड़ा घर कैसे ले सकता है अनलेस वो डेवलप हो। नहीं तो वो मुंबई से बोरोल यानी चर्चगेट से, गिरगांव से दादर, माहिम, गोरेगांव, बोरिवली, अब वसई, विरार आगे बढ़ता जाएगा। अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी तो हर किसी का परिवार बढ़ रहा है तो बड़ा घर चाहिए और वो व्यवस्था यहीं पर हो, उसको घर यहीं पर मिले। और इसके लिए रीडेवलपमेंट स्कीम ये बहुत बड़ा जरिया है कि हम उसको न्याय दे सके। मुझे खुशी इस बात की, धारावी की आपने बात की, धारावी दुर्भाग्य से दुनिया में एशिया का सबसे बड़ा स्लम, इस प्रकार से उसकी पहचान थी। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जिस तरीके का धारावी का रीडेवलपमेंट हो रहा है ये दुनिया के लिए अर्बन रिन्यूअल का सबसे बड़ा मॉडल होगा। कि यहाँ पर रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, एंटरप्रेन्योर्स और स्वयं रोजगार करने वाले भी, ओपन स्पेसेस का भी क्रिएशन, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब भी, यहाँ पर इकोनॉमिकल का सेंटर और यहाँ पर सुविधाओं का भी रहन सहन, ये सभी शुरुआत हो चुकी है। मैं बहुत दुखी हूँ कि कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। भाई कॉन्ट्रैक्टर को ये उनका प्रॉब्लम होगा, मुंबई वासियों को घर चाहिए, वो यहीं पर मिले,
और यही बात धारावी में रहने वालों को धारावी में, और जो पात्र नहीं हो सके उनको भी मुंबई में, ये पहली योजना है जहाँ पर हर किसी को मुंबई में घर मिल रहा है। और वही बात आप देखोगे तो अभ्युदय नगर में मेरा मराठी भाई बहन रहता है, उसका रिडेवलपमेंट भी शुरू हो गया। गोरेगांव में मोतीलाल नगर में भी हो रहा है, उसको भी वहीं पर पक्का मकान बड़ा मिलने की गतिविधि शुरू हो गई। यही बात पूरे मुंबई में बड़े पैमाने पर होकर मैं कहता हूँ 5-5.5 साल बाद जो गए हुए मेरे मुंबई कर है ना मराठी भाई, उसको भी मुंबई में लाने का कार्यक्रम ये देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकार का हमारा मिशन है। क्या बात है, वेरी हैप्पी। यानी हम लोग ॲज अ रेडिओ स्टेशन बहुत सही जा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं मेरी धारावी बदलेगी, हमारी मुंबई बढ़ेगी, म्हणजे सही मार्गावर है। बट कहीं पर एज एन ओरिजिनल मुंबईकर, क्योंकि आशीष साहब आपने ये बात छेड़ी, कहीं पर संबड़ी जो इन्हीं शहर की गली नुक्कड़ों में गोटियां खेलकर कबड्डियां खेलकर बड़ा हुआ है जीतूराज, कभी कभार ऐसे दर्द होता है कि कहीं ओरिजिनल मुंबईकर म्हणजे मौलिक मुंबईकर आम्ही म्हणतो वो ओरिजिनल मुंबईकर कम हो रहे हैं क्या मुंबई में? यू हैव द डेटा, आई डोंट हैव, तो मैं ये सवाल। डेटा तो अपनी बात खुद करेगा। मैं तो एक बात कर सकता हूँ कि मेरा ओरिजिनल मुंबईकर यहीं पर रहे। आज तक जो नहीं हुआ वो करना ये मेरा कर्तव्य है, ये सरकार का कर्तव्य है। और इसके लिए मैंने कहा कि ये सब रीडेवलपमेंट, कानून में बदलाव, नियम में बदलाव, इंसेंटिव को फ़ायदा, भाई मोदी साहब ने तो CRZ में भी रिलैक्सेशन दे दिया। नहीं तो समुंदर किनारे सटे हुए मेरी पुरानी चॉल्स थी, उनको पर्याय नहीं था। जब बिल्डिंग टूट गई, गिर गई, ढह गई, तो CRZ के कारण वो रीडेवलपमेंट में उसकी अड़चने थे। आज वो भी कानून खुल गया, तो एक बड़ा मौका आज है। ये 2-3 साल से चल पड़ा है, जो पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका है। और जो दर्द आपके मन में ना, वो मेरे भी दर्द मन में है। क्या बात। और इसके लिए मैंने कहा जो गया है उसको भी वापस लाना है, अफोर्डेबल हाउस देकर। आई एम देयर, ही इज द अदर मुंबई की आवाज एंड आशीष शेलार हमारे साथ है। आशीष, एक हाथ दो विद्यार्थियों के प्रश्न पूछूं उससे पहले हम जंपिंग टू दिस क्वेश्चन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, आपकी टीम मिलकर हिंदुस्तान को, महाराष्ट्र को, मुंबई को डिजिटल कर रहे हैं। कितना कामयाब हो रहा है ये अभियान हमारे सीनियर सिटीजन एंड युवाओं के बीच में? देखिए, बड़ा मिशन है ये। हाँ। और इस राह पर एक दिन में, एक साल में हमको सक्सेस मिलेगा नहीं, बट दिशा सही होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं IT मिनिस्टर इस नाते मेटा के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया। और आज अपनी जो बेसिक ज़रूरतें होती है ना, कहीं कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कोई इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कहीं आधार में नाम चेंज चाहिए, कहीं आधार में एड्रेस चेंज करना है, कहीं हमारे घर में कोई नया बच्चा आ गया है तो उसकी खुशी के साथ साथ उसका नाम आधार कार्ड बनाना चाहिए। तो इस सुविधा के लिए लोगों को बार बार वहाँ जाना ना पड़े। और इसके लिए ऑनलाइन 1000 सुविधाएं व्हाट्सएप के साथ हम ला रहे हैं। और वो आपले सरकार 2.0 ये अपग्रेडेशन, अपस्किल्ड वर्जन हम लेके आ रहे हैं। ये जैसे गवर्नेंस का एक भाग है, उसी तरीके से AI का उपयोग करके CCTV मॉनिटरिंग, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टेक्नोलॉजिकल जो सॉल्यूशन है वो अपने लिए आज की भाषा है, कल की तो मैं नहीं कहूँगा, कल तो और भी कुछ होगा। मशीन लर्निंग है। तो इस प्रकार से डिजिटल के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, और डिजिटल मूवमेंट में तो भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। आज कोई जेब में कैश लेके घूमता ही नहीं वो पेटीएम, भीम, इससे ही ट्रांजैक्शन कर रहा है। रिक्शा वाला हो, सब्जी वाला हो, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का लीडर भारत बन गया है। और इसके कारण टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस में भी मुंबई दुनिया के लिए आदर्श बनेगा। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बिकॉज वी आर ऑन डिजिटल, मैं थोड़ी लिबर्टी ले रहा हूँ आशीष, और आप मुंबई से हैं। मैंने आपको आपके करियर को भी बढ़ते हुए देखा है फ्रॉम माई स्कूल एंड कॉलेज डेज टू द प्लेस दैट यू आर प्रेजेंटली। इन दिनों एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, दिल न दिया दे बोलो तो बोलो क्या किया। ये क्रिश का गाना है, ऋतिक रोशन भी उस पिक्चर से मिलने गया। आपको चांस मिलता है इंस्टाग्राम पर इस तरह के वीडियोस, रील्स देखने का? कभी कभी देखता हूँ, आनंद भी होता है, दर्द भी होता है। अरे यू वॉक्ड इनटू अ कंट्रोवर्सी, आनंद भी होता है, दर्द भी। आनंद क्यों, दर्द क्यों? देखो, कहीं कहीं पर लोग AI का उपयोग करके रील गलत बनाते हैं तो दर्द होता है, और कहीं पर आनंद मिलता है क्योंकि सही मायने में देखने से खुशी होती है। क्या बात है। अब सारे जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, यू आर ऑल्सो लीगल प्रोफेशनल, तो बतौर एक लीगल प्रोफेशनल के आणी बतौर इंफॉर्मेशन कल्चरल मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं, कभी कुछ दुविधा होती है? क्योंकि आप बहुत चैलेंजिंग मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, अपने आर्टिकल्स, ये क्लैरिटी दिमाग में होना तो कन्फ्यूजन नहीं रहता है। गवर्नमेंट फंक्शनिंग में भी मैं देखता हूँ अलग अलग प्रकार के डेलीगेशंस, लेटर्स, प्रेजेंटेशंस,
डिस्कशंस होते हैं और सब पे निर्णय करने के लिए कम समय बचता है। फाइल पे लिखना चाहिए, साइन करना चाहिए, रेकमेंड करना चाहिए या सजेशन देना चाहिए। तो जैसे आज इंस्टा का ज़माना है वैसे इंस्टेंट डिसीजन का भी ज़माना है, और इंस्टेंट डिसीजन में जब क्लैरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की है तब अड़चन नहीं होती है, और इसके लिए मुझे खुशी होती है। क्या बात है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को मैंने ये सवाल पूछा था, एंड द सवाल नियरली वेंट वायरल ऑन इंस्टाग्राम, तो आई एम आस्किंग यू कि कब लास्ट मुंबई की काली पीली या लोकल ट्रेन में ट्रैवल किए थे आशीष ने विदाउट ऑफिशियल जिम्मेदारी? याद आएगा? मैं मंत्री बनने के बाद घुमा। अच्छा, सीरियसली? मेरे स्कूल के फ्रेंड, हाँ, ये मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। हाँ, बहुत लो मीन बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, राइट। बहुत ज़रूरतें कम भी थी और आता भी कम था। तो गिरगांव के एक छोटे स्कूल में, मराठी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। काय नाव होतं? DGT हायस्कूल, म्हणजे गोखले एजुकेशन सोसायटी। राइट। आणि त्या शाळेत शिकणारे आम्ही सगळे मित्र मंत्री बनने के बाद सबने बोला कि चलो सेलिब्रेट करते हैं। किसी ने कहा भाई इस रेस्टोरेंट में चलते, किसी ने कहा इस 5 स्टार में चलते, किसी ने कहा भाई चलो किसी के घर पे चलते। हमने सबने कहा अरे यार वो यादें करते हैं कि जब स्कूल में गवालिया टंग तब का, अभी ऑगस्ट क्रांति मैदान, राइट। उस ऑगस्ट क्रांति मैदान में खेलने के लिए जाते थे और वहाँ से पैसा बचाकर मरीन ड्राइव पर चलते थे। तो हम ऑगस्ट क्रांति मैदान से मरीन ड्राइव काली पीली से घूमे और आनंद लिया। क्या बात है। आजकल काली पीली और रिक्शा वाले बहुत परेशान करते हैं यार मुंबईकरों को। अब उनको कुछ मैं हेलो, मेरे साथ आशीष शेलार है, महाराष्ट्र, वो लीगल से भी जुड़े हुए, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से। सो सारे जो प्राइवेट रेडियो कैब रिक्शा वाले सुन रहे हैं, देखो आशीष शेलार का ये मैसेज है, आप जब हमको भाड़े पे नहीं लेके जाते, भाड़ा बड़ा ज़्यादा मांगते हैं वो लोग, उनको कुछ मैसेज दीजिए। वो भी बेचारे मेरे भाई बहन है, वो किसी को तकलीफ देते हैं तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, और अपेक्षा उनसे अच्छी है, वो करेंगे। चलो ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा नहीं फटकारा है उन्होंने, डोंट वरी। बट मैं महाराष्ट्र की मिनिस्ट्री को एज मुंबई की आवाज़, ऑल्सो एज एन आरजे, मैं ज़रा सी लिबर्टी लेने वाला हूँ, फटकारने की। आप बोलना जीतूराज ज़्यादा लिबर्टी मत लो। अरे बिल्कुल बोलिए, डेमोक्रेसी है, आवाज़ आपकी, जनता की आवाज़ है। सीट कई बार मला असं वाटतं, संबडी जो इस शहर में पला बड़ा है, कि हमारे जो मूल महाराष्ट्र का सिनेमा है, थिएटर है, या इवन टेलीविज़न फॉर दैट मैटर, उनके जो कलाकार हैं और स्पेशली जो वरिष्ठ कलाकार हैं, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस इंडस्ट्री में बिताने के बाद उनको जो प्रेस्टीज मिलनी चाहिए, हम जानते हैं कि शाहरुख संध अमिताभ ने बहुत सारे करोड़ों रुपए बनवा दिए, बट मराठी सिनेमा को वो प्रतिष्ठा भी नहीं मिली है, उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं। इसलिए वो कलाकार जब रिटायर हो जाते हैं, फिर वो एज ए सेट थिएटर के हों, OTT के हों, सीरियल्स के हों, दूरदर्शन के हो, रेडियो के हो, तो कभी सोचा है महाराष्ट्र सरकार ने, एंड यू आर द इन्फॉर्मेशन पर्सन, आप उस मिनिस्ट्री के हैं, त्यांच्यासाठी उनकी हमारे महाराष्ट्र की लेगेसी बहुत बड़ी है। हमारे ड्रामा यानी ज्याला आपण नाटक म्हणतो, जी, सिनेसृष्टी म्हणतो, संगीत, नृत्य, स्टोरी टेलिंग, ये सब बड़ी परंपरा अपनी है, और इसमें लोगों ने सांस्कृतिक धरोहर को संभाला और उसके साथ साथ सामाजिक जो विषय है उसको भी लेकर चले हैं। ये महाराष्ट्र उदाहरण है इसका आइडियल, और इसके लिए हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे कलाकारों को सम्मान करना, और जिसको हम कहते हैं भाई लोक संगीत, लोक वाद्य, लोकल म्यूजिक और लोकल कलाकार जो हर गांव, जिला, शहर में अभी भी अपने पुराने उस वाद्यों को, उस गीतों को, उस परंपराओं को जिंदा रखते हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम भी है, उसमें भी हमने बढ़ोतरी की है। और भी सिने दृष्टि के कलाकारों के लिए कुछ करना है, उसका एक रोड मैप बन रहा है, जल्दी उसको भी घोषित करेंगे। अगर आपको याद रहे, आई डोंट नो, आप बहुत सारे काम और बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, बट एज एन आरजे जीतूराज ये गुजारिश करने की लिबर्टी चाहता है कि हमारे जो तमाशा संस्कृति के कलाकार हैं, बिल्कुल, उनको बहुत सारी आवश्यकता है महाराष्ट्र सरकार की, उनके लिए कुछ जरूर। उनके साथ 3-4 मीटिंग मेरी हो चुकी है और बड़ा अच्छा पैकेज लेके हम आ रहे हैं, और जब पैकेज घोषित करेंगे आपके यहाँ रेडियो मिर्ची में आकर उसका आनंद भी मनाएंगे। आई एम सो हैप्पी। जय महाराष्ट्र, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आशीष शेलार हमारे साथ है। आशीष, हमने तो बहुत सारे सवाल पूछकर आपकी IQ टेस्ट ले ली है। अब मुंबईकरों को आप कुछ अगर कहना चाहें अपनी तरफ से, एज समबडी जो मुंबई में पला बड़ा है ना, अच्छा खासा मान हासिल किया है, मुंबईकरों को प्रगति के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल द? देखिए, 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो आपसे कहना चाहता हूँ कि भैया आपका आवाज़ कभी कभी मुझे भी दो, और आपके आवाज़ से मैं मुंबईकरों की और भी सेवा करूंगा। और भले लोग मुझे जीतूराज नहीं कहेंगे, लेकिन जीतूराज की आवाज़ तो कह सकते हैं। तो ये पहली विनती है। और दूसरा, मुंबई वासियों को निवेदन है कि आपने मुंबई के लिए सब कुछ दिया, बहुत कुछ सहन भी किया, मुंबई से अपेक्षाएं भी रखी, सपनों का शहर मान के यहाँ पर अपनी जड़ें, अपना पसीना यहाँ बहाया। अब वादा हमारा है
क्यों आपकी उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए जो आगे बढ़ चुके हैं उसमें पूरा करने तक हम पीछे नहीं मुड़ेंगे और उसके लिए आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। बस इसी आशीर्वाद की लिबर्टी लेकर मैं ये लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ मुंबई। ही इज़ अ बिजी मैन एंड बिजी मैन ने हमको सारा समय दिया है। हम लोग सब ट्रैफिक में फंसते हैं और 98.3 मिर्ची सुनते हैं और भी चीज़ें करते हैं। आशीष शेलार, जब 2 बिजी मीटिंग होंगी और ऐसी 2 मीटिंग बीकेसी से मंत्रालय जाना है, मंत्रालय से बीकेसी आना है, तो ट्रैफिक में जब फंसते हैं तो आशीष शेलार क्या करते हैं? देखो, मैं ट्रैफिक में रहता हूँ तो मेरे 2 काम साथ में चलते हैं। मेरा मोबाइल फ़ोन हो, व्हाट्सअप हो, SMS हो, इंस्टा हो, जो भी है, और उसी के साथ साथ रेडियो भी चलता है। तो जवाब मेरा जो है वो जब रेडियो पे मैं कुछ सुनता हूँ और मेरा मूड बनता है तो मुझे और प्रोत्साहित करता है कि अच्छा काम मैं करूँ। अगली बार मैं एक और रील कोई बनाओ और दिल न दिया जैसी कुछ और रील्स बनाओ। देखो, आशीष साहब भी देखते हैं, देवेंद्र साहब भी देखते हैं। आशीष शेलार, आपने स्टूडियो में आकर हमारी बहुत इज्जत बढ़ाई। इनफैक्ट एज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल अफेयर्स महाराष्ट्र सरकार के, ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित कर गया क्योंकि आप हमारे को हैंडल करते हैं। रेडियो कम्स अंडर यू। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।